आज का जो लेक्चर है उसमें क्या है हमारे पास कि हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। सही है। वेरिएबल्स तो हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में। हमने पीछे देखा था कि वेरिएबल्स कैसे बना रहे होते हैं और हम वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं एंड सो ऑन। जितनी भी हमने वेरिएबल्स के साथ काम किया था वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, लेक्चर्स में मिल जाएंगी। अब बात आ जाती है यहाँ पर स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल इज नोन एज इज बाउंड्री विदिन विच इट कैन बी इजीली एक्सेसिबल और इनविजिबल। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये कह रहा है कि भाई वेरिएबल का स्कोप या स्कोप ऑफ वेरिएबल वो चीज़ होती है जो ये बताती है कि आपने जो वेरिएबल बनाया है वो कहाँ तक एक्सेस हो सकता है और मैं कहाँ पे उसको एक्सेस नहीं कर सकती। सही है। ये क्या कहलाता है आपके पास? स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स पढ़े थे, मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए हमने। फंक्शंस के अंदर भी वेरिएबल्स बनाए हमने, फंक्शन के बाहर भी बनाए एंड सो ऑन। अब उनको अगर मैं कहीं पर ही कुछ डिफरेंट काम करती हूँ तो क्या वो वेरिएबल्स मेरे पास वैसे ही वर्किंग करेंगे जैसे कि हमने लास्ट टाइम तक देखे थे? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 तरह के वेरिएबल के स्कोप है। क्या कह रहा है? पहले लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा आपके पास? वो आपके पास आ जाएगा लोकल वेरिएबल। अब देखो लोकल वेरिएबल क्या कहता है कि लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल इनिशियलाइज इन यूज इनसाइड अ फंक्शन। मतलब क्या है लोकल वेरिएबल? क्या कहता है कि आप जब भी कोई भी वेरिएबल कहाँ बनाएंगे, फंक्शन के अंदर बनाएंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाएगा। सही है। लोकल वेरिएबल बनाने के लिए, इसको काम करने के लिए मुझे कोई नई चीज नहीं करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है? सिमिलर टू अ नॉर्मल वेरिएबल। कि ये क्या करेगा, जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम बनाते हैं वैसे ही ये लोकल वेरिएबल काम करेगा। अब इसके बाद क्या लिखा है? इज डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे। अब देखो ये जो लास्ट वाली एक लाइन है इसको मैं करती हूँ बाद में, हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में। पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकली काम देख लेते हैं। तो मैं आ जाती हूँ अपनी ये कह लो विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। और विजुअल स्टूडियो कोड में हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर कि हम सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करवा लेते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि फाइल सेव कहाँ करवाते हैं हम? htdocs में। और htdocs में हमने एक फाइल का नाम बनाया हुआ है माई फाइल्स के नाम से। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ भाई स्कोप डॉट php। ये क्योंकि मुझे सारा काम एक ही में करना होगा, या आप चाहो तो अलग अलग फाइल्स बना लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर कि हम बनाते हैं एक लोकल वेरिएबल। तो उसके लिए आपको ये ऐड करना लाजमी है। और हम जब php का काम करते हैं तो वो ब्लॉक बनाना भी हमारे पास क्या हो जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, php ये मैंने बना लिया ब्लॉक। अब इसके बाद देखो मैं एक फंक्शन बना रही हूँ। आप लोगों ने फंक्शन का टॉपिक पढ़ा है। मैं एक क्या करा रही हूँ, अपने एक फंक्शन बना रही हूँ और मैंने इसको नाम दे दिया शो। और ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। सही है। फंक्शन के अंदर ना मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन के वेरिएबल का नाम दिया लेट्स सपोज var इज इक्वल्स टू, क्या दे दिया मैंने, 15। और मैंने क्या करवाया, इसको यहीं पर ही इको करवाया। और मैंने कहा भाई डॉलर var को क्या कर दो, यहाँ पर प्रिंट भी कर दो। अब देखो ये कैसे करेगा रन, कि जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगी जब तक आपके पास क्या नहीं होगा, ये फंक्शन का ये जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास लोकल वेरिएबल है। इसको मैं कमेंट डाल के लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये क्या है मेरे पास, लोकल वेरिएबल। क्योंकि अभी हमने जो पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है आपके पास, कि लोकल वेरिएबल हमेशा फंक्शन के अंदर बनेंगे। सही है। फंक्शन के अंदर बन गए। अब फंक्शन को कॉल कैसे करवाते हैं हम, यहाँ पर फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन और सेव। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, कि हम इसको ब्राउजर के ऊपर रन कर लेते हैं। सही है भाई। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने देखो लोकल होस्ट :84। अच्छा मैं 84 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पोर्ट है वो चेंज हो गया है। तो आप लोगों के पास अगर लोकल होस्ट पे चल रहा है तो आप लोकल होस्ट पे चला लें, कोई मसला नहीं है। सही है। ये मेरा सिर्फ पोर्ट चेंज हुआ है, कोई और चेंजेस नहीं हुई, क्योंकि मेरा पुराने पोर्ट के ऊपर चल नहीं रहा था। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने कहा माई फाइल्स। सही है।
स्लैश और मैंने अपनी जो फाइल का है नाम सेव करा था scope.php। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम। ये मुझे क्या दे रहा है वैल्यू 15। अब ये 15 वैल्यू मैंने कहाँ डिफाइन करी थी? ये 15 वैल्यू मैंने अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन करी थी, जो कि आपके पास यहाँ पर सही तरीके से प्रिंट हो गई। अब देखो मैंने यहाँ पर ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये मैंने कहाँ प्रिंट करवाई है? इसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाई है। लेकिन अगर मैं ये चाह रही हूँ कि वेरिएबल ये वाला बना हुआ है ना var का वेरिएबल, मैं इसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट करवाऊँ, कहाँ पर? फंक्शन के बाहर। तो आप लोग प्रिंट कैसे करवाते हो? हम यहाँ लिखते हैं इको, इको करने के बाद क्या लिखते हैं? डॉलर var। ये मैंने क्या करा ली? यहाँ पर प्रिंट करा। होना क्या चाहिए आपके हिसाब से कि भाई var की जो वैल्यू है 15 वो यहाँ पर एक तो फंक्शन कॉलिंग करते वक्त आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सही है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा अभी तक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं यहाँ रिफ्रेश करती हूँ तो वो मुझे क्या दे रहा है? एक एरर दे रहा है। और एरर क्या दे रहा है कि भाई आपका जो अनडिफाइंड वेरिएबल है कौन सा? var। और कौन सी लाइन नंबर पर? 17। 17 लाइन नंबर पर देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? देखो 17 लाइन नंबर पर मैंने क्या यहाँ पे लिखा है? प्रिंट कराया हुआ है। क्या चीज प्रिंट करवाई है? जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ। तो देखो स्कोप क्या है? स्कोप ये कहता है लोकल का कि ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर आप जितनी दफा भी इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इसका कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ ये या तो अपने स्कोप से बाहर आया तो ये वेरिएबल अब इस वाले वेरिएबल के इक्वल नहीं रहेगा। ये कहलाता है आपके पास क्या? लोकल वेरिएबल का काम। अगर मैं शो के मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर इस वाले वेरिएबल को 10 दफ़ा एक्सेस करना चाहूँ तो वो चीज़ मेरे पास क्या होगी? 10 दफ़ा एक्सेसिबल हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? मैं एक और काम ये करती हूँ कि मैं एक नया वेरिएबल बनाती हूँ और उसका नाम भी ना मैं var ही रखती हूँ। सही है, मैं वेरिएबल बना रही हूँ और नाम क्या रख रही हूँ? var। और मैंने इसकी वैल्यू क्या दी थी? 30। अब देखो यहाँ पर var नाम के ना दो वेरिएबल है। एक तो ये रहा जो फंक्शन के बाहर है और एक कहाँ है? फंक्शन के अंदर है मेरे पास। और अगर हम ये देखें कि पहले तो हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। मैं इसको रन किया तो यहाँ पे देखो इसको बल्कि br भी लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। सही है, ये मैंने br लगाया और इसको रिफ्रेश करा तो अब देखो कोड में डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो कि मैंने क्या करा था कि मैंने एक var वाला वेरिएबल जो मैंने कहाँ डिफाइन करा था? फंक्शन के बाहर डिफाइन करा था। और जब मैंने इसको यहाँ प्रिंट करवाया तो ये कौन सी वैल्यू लेकर आ रहा है? इस वाले की वैल्यू लेकर आ रहा है जो कि मैंने ऊपर डिफाइन करी थी। और इसी के साथ जब नेक्स्ट लाइन पर आया तो नेक्स्ट लाइन पर मैंने क्या कॉलिंग कराई हुई थी? मैंने शो का फंक्शन कॉल कराया था और शो के फंक्शन के अंदर जो var की वैल्यू थी वो क्या थी? 15। तो इसका क्या मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं? सेम नाम के वेरिएबल्स बना सकते हैं अगर उनका क्या है? स्कोप चेंज है। स्कोप चेंज से मुराद कि ये वाला जो वेरिएबल था ये एक फंक्शन के अंदर है और ये वाला वेरिएबल क्या है? फंक्शन के बाहर है। हालांकि नेम क्या है दोनों के? सेम है, लेकिन वो क्या है आपके पास? एक्सेसिबल हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल का काम। सही है। अब हम आ जाते हैं इसकी थियोरेटिकल चीज के ऊपर कि जो लास्ट लाइन। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा था? लास्ट जो हमने इस लाइन को छोड़ दिया था ये कह रहा है इट्स लाइफ टाइम बिगिंस व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड एंड एंड्स व्हेन फंक्शन इज कंप्लीटेड। ये कह रहा है कि आप इसको लाइफ टाइम कॉलिंग करवा सकते हैं जब फंक्शन कॉल होगा और जब फंक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा तो इस वाले वेरिएबल का काम आपके पास नहीं चलेगा। मतलब क्या है कि फंक्शन स्टार्ट होगा तो ये लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल होगा, लेकिन जैसे ही आपका फंक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया तो आपका ये वेरिएबल क्या है? आपके पास एक्सेसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसी के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ग्लोबल वेरिएबल। अब देखो ग्लोबल वेरिएबल क्या होंगे? अगर आप लोगों को याद हो तो लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था और हमने ये कहा था कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? इनसाइड द फंक्शन काम करते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि अगर मैं एक दफ़ा पूरी अपनी स्क्रिप्ट में एक दफ़ा वेरिएबल बना दूँ तो उस सेम वेरिएबल को मैं डिफरेंट जगह पर क्या कर सकती हूँ? एक्सेस कर सकती हूँ।
अब यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका थ्योरेटिकल चीज हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी जो थ्योरी है वो सब बाद में देखेंगे। इसकी आ जाते हैं पहले हम क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं इस पूरे कोड को बना देती हूँ, क्या कमेंट बना देते हैं। अब उसके बाद आके मैं नीचे एक काम ये करती हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया $var1, सही है, और इसको हमने वैल्यू दे दी लेट सपोज 50। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवा लूँ तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। सही है, आप लोगों ने प्रिंट करवाया होगा तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा के एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये आपको क्या कर देगा, प्रिंट भी करके दे देगा। तो उसको हम आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए मैंने इसको रिफ्रेश करा तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, 50 आ गया। मतलब जो चीज़ मैंने यहाँ पर दी थी वो मेरे पास आ गई। अब मुझे इसको कैसे यूज़ करना है, एज अ ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगी और मैंने कहा कि भाई ये मेरा क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं किसी भी जगह पर। तो मैं एक फंक्शन कॉल यहाँ पे फंक्शन बनाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा शो, और इसी के बाद मैंने क्या करा है इसको कि मैंने इसको प्रिंट करवा दूंगी। सही है, वेरिएबल तो बना हुआ है ना। मैं क्या कह रही हूँ कि भाई इसको क्या कर दो, ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है किस नाम से, $var1 के नाम से, और इसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। और नीचे जाके मैं क्या करती हूँ, इस फंक्शन को कॉल करवा लेती हूँ। फंक्शन कॉल करवाना क्या है हमारे लिए लाजमी है, वरना हमारे पास ये प्रिंटिंग नहीं होगी, इस चीज़ का याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको शो के ही नाम से बनाया, तो मैं इसको भी यहाँ पर क्या करती हूँ, नीचे पेस्ट किया। और अब हम क्या करते हैं, अपना आउटपुट रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश करा तो देखो ऊपर जो मेरा var1 था वो तो प्रिंट हो गया। सही है, वहां कोई मसला नहीं आया। लेकिन वो एरर दे रहा है कहाँ पर, 28 के ऊपर। और लाइन नंबर 28 क्या है मेरे पास, लाइन नंबर 28 वो है जो मैंने फंक्शन के अंदर var1 को क्या करवाया, प्रिंट करवाया। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई हमने तो ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, ऐसा कोई एरर नहीं आना चाहिए था। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि भाई वो कहीं पर भी ग्लोबली एक्सेस कर ले। अब देखो कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के। अब अगर मैं हर वेरिएबल को ग्लोबल बना दूंगी तो वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वेरिएबल एज अ ग्लोबली यूज हो रहा है और कौन सा वेरिएबल को मुझे सिर्फ क्या यूज करना है, मैंने सिर्फ अपनी यूज के लिए या अपनी प्राइवेट यूज के लिए उसको बनाया है। तो हमारे पास इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता है, क्या कि मैंने क्या करना है, मुझे var1 की वैल्यू ग्लोबली यूज करनी है ना। मुझे var1 की वैल्यू क्या करनी है, ग्लोबली यूज करनी है। तो मैं यहाँ लगाऊंगी, कीवर्ड होता है ग्लोबल। ग्लोबल किया और मैंने कहा ग्लोबल कौन से वेरिएबल को बनाओ, var1 वाले वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पर आके मैंने var1 के वेरिएबल को यहाँ पर क्या करा, ग्लोबल का कीवर्ड लगाया। और मैंने ये कहा कि ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, ये var1 से आ रही है, और var1 क्या है, मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है। तो यहाँ पर आके अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो ये वाली जो पहले वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मैंने इको कराई हुई है। नेक्स्ट लाइन के बाद मेरा क्या प्रिंट हो रहा है या कॉलिंग हो रही है, मेरे पास मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम क्या है, शो। वो शो में गया और उसने देखा कि इको कराना है किसको, $var1 को। लेकिन var1 की वैल्यू कहाँ है, उसको फिर ऊपर गया और देखा कि var1 जो वेरिएबल बनाया है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है और उसकी वैल्यू आपने क्या साइन करी हुई है, 50। तो ये आपको क्या लेकर आ रहा है, यहाँ पर 50 लेकर आ रहा है या 50 प्रिंट करके लेकर आ रहा है। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं नेक्स्ट कि हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो थ्योरी में मैंने क्या लिखा है, रिटेन द वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। मतलब कि अगर आपको इसकी वैल्यू रिटेन करानी होगी तो आप उसको पूरे प्रोग्राम में करवा सकते हैं, लेकिन एक कीवर्ड को यूज करते हुए। कौन सा कीवर्ड यूज करते हुए, आपको ग्लोबल का कीवर्ड यूज करना होगा जब भी आपको कोई भी स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू यूज करनी होगी अपने स्कोप के अंदर। स्कोप से मुराद क्या है, मेरा फंक्शन। सही है, फंक्शन क्या करता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके कोड ऑफ ब्लॉक को अलग कर देता है। अब उस अलग से पार्ट में अगर आपको क्या करवाना है, अपनी चीजों को यूज करवाना होगा तो आप क्या करेंगे, वहां पर ग्लोबल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसकी थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर। सही है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसको मैं क्या बना लेती हूँ, पहले तो कमेंट बना लेते हैं हम अपने जो भी हमने कोड किया था उसको। और अब हम आ जाते हैं स्टैटिक के ऊपर।
स्टैटिक में देखो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाती हूँ डायरेक्टली। मैंने कहा कि भाई फंक्शन बनाओ और फंक्शन का नाम लिख दो शो, और इसी के साथ इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। मैंने कहा भाई var इज इक्वल्स टू 10, ये मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल। अब मैंने कहा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 10, और क्या होगा, आप उसमें इंक्रीमेंट कराना चाह रहे हैं। किसमें इंक्रीमेंट कराना चाह रहे हैं, जो आपने वेरिएबल बनाया है उसमें इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के लिए हमने क्या यूज किया था, प्लस प्लस यूज किया था। और इसके बाद क्या करते हैं, आप इंक्रीमेंट करवाने के बाद आप प्रिंट करवा दें वो जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया है उसी को। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल को प्रिंट करवाया इन्वर्टेड कॉमास, और मैं इसको बी आर लगा रही हूँ क्योंकि मैं फंक्शन को 2 से 3 दफ़ा यूज़ करूँगी। तो ये मैंने क्या लगाया, सेव किया, ठीक है। और ये मैंने सेव किया, और अब हम इसको क्या करते हैं, नीचे जाके फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा शो, ये आपके पास आ गया एक फंक्शन, ठीक है। और इसको क्या कर लेते हैं, सेव। अब देखो मैंने जब ये शो का मेथड कॉल किया है या फंक्शन कॉल किया है, तो शो का फंक्शन कॉल होगा, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 10 है, सही है। और ये क्या करेगा यहाँ पर कि ये इसने देखा कि इस वेरिएबल में मुझे 1+1 करवाना है, मतलब एक वैल्यू क्या करवानी है, ऐड करानी है। और ऐड कराने के बाद क्या करवाया है आपने, प्रिंट करवा दिया। अब ये चीजें काम कैसे करेंगी, हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर में और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो देखो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो सही आउटपुट आ रहा है। मैंने वैल्यू क्या दी थी, 10, लेकिन जब मैं इसको क्या करवा रही हूँ, इंक्रीमेंट करवा रही हूँ, तो वो प्रिंट होने के बाद क्या वैल्यू देगा, मुझे 11 देगा, और ये मेरा आउटपुट बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने ये लिखा कि 11 आउटपुट आ रहा है। मैंने कहा अगेन एक और दफा क्या करो, इस फंक्शन को कॉल करवाओ। तो अगेन जब मैं कॉलिंग करवाऊंगी तो ये क्या कर रहा होगा कि दोबारा से एक नया फंक्शन, मतलब नए तरीके से इस फंक्शन को कॉल करेगा। वेरिएबल की वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, 10 कंसीडर करेगा, उसमें इंक्रीमेंट करेगा और उसको क्या करवा देगा, प्रिंट। इसका मतलब क्या है कि जब अगर मैं दूसरी दफा फंक्शन कॉल करवाऊंगी तो ये क्या कर रहा होगा, वैल्यू को मुझे वही आंसर देगा। एंड देन अगेन एक लास्ट टाइम हम क्या करवा लेते हैं, फंक्शन कॉलिंग, ताकि हम क्या करवा सकें, उसको चेक कर सकें। तो यहाँ पर भी वो क्या देगा, 11। 11 क्यों देगा, अब इसका देखो मकसद देखो या इसका वर्किंग देखो किस तरीके से। पहली दफा फंक्शन कॉल हुआ, सही है, उसने देखा कि शो वाला फंक्शन कॉल हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू है 10, इंक्रीमेंट कराओ और इसको क्या करा दो, प्रिंट, और इसका स्कोप खत्म हो गया, ये आपका एक दफा प्रिंट हो गया। फिर आपने कहा कि भाई यही सेम फंक्शन एक और दफा कॉल करो, तो उसको तो नहीं पता ना कि आपने इंक्रीमेंट करा दी है वैल्यू, और इंक्रीमेंट कराने के बाद आपको वैल्यू क्या चाहिए कि यहाँ अगर 11 है तो दूसरी दफा जब मैं फंक्शन कॉल करूँ तो इंक्रीमेंट होकर आनी चाहिए वैल्यू इसके अलावा, और फिर अगर मैं तीसरी दफा कॉल करूँ तो जो यहाँ वैल्यू है उससे एक इंक्रीमेंट होनी चाहिए। अभी वो क्या कर रहा है कि इस एक फंक्शन को नए तरीके से ट्रीट कर रहा है और इस एक वेरिएबल को बार बार 10 ही वैल्यू कंसीडर कर रहा है। इसकी वैल्यू हालांकि यहाँ पर अपडेट नहीं कर रहा, जो इंक्रीमेंट होकर आ रहा है। तो हम इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा तो देखो ये तीनों जगह मुझे क्या दे रहा है, 11 11 11। अब आपने कहा कि भाई मुझे 11 नहीं कराना, मुझे इस फंक्शन को रीयूज करना है। रीयूज से मुराद के जितनी दफा मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊं, तो अगर कहीं आप इंक्रीमेंट करा रहे हैं तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू इसकी एक्चुअल वेरिएबल में जाके क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास होता है एक स्टैटिक का कीवर्ड। अब देखो इस स्टैटिक का कीवर्ड क्या करता है, पहली दफा फंक्शन चला और इसने देखा कि वैल्यू क्या है, 10 है, इंक्रीमेंट होके इसने पहली दफा क्या प्रिंट करवा दिया, 11। अब ये जो 11 वैल्यू है ना, वो यहाँ पर जाके 10 की जगह क्या कर देगा, 11 कर देगा। और फिर जब आप दूसरी दफा इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो अब वो कंसीडर नहीं करेगा कि 10 वैल्यू है, अब वो लेटेस्ट उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है उसको कंसीडर करेगा, जो कि क्या है यहाँ पर 11 है। और फिर नीचे नेक्स्ट लाइन पर क्या आ जाएगी, उसको वैल्यू मिल जाएगी कि भाई इसको इंक्रीमेंट कर दो। तो 11 अगर इंक्रीमेंट कराऊं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, दूसरी दफा फंक्शन कॉलिंग के ऊपर 12 वैल्यू आनी चाहिए। देन इसी तरीके से वो क्या करेगा कि स्टैटिक आपने कीवर्ड लगा दिया, तो ये अब यहाँ पर इसकी मेमोरी लोकेशन पे जाके 11 को रिप्लेस करके क्या कर देगा, इसकी वैल्यू 12 कर देगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल में रीयूजेबल वाला काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप इंक्रीमेंट करवा रहे हैं तो वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या कर रहा है, उसकी मेमोरी लोकेशन पे जाकर अपडेट करवा रहा है। और फिर इसी के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास 13। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ देखो 11 12 एंड 13।
अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी थ्योरी की तरफ। अब देखो थ्योरी क्या कह रहा है, रिटेन इट्स वैल्यू इवन आफ्टर द फंक्शन टर्मिनेट, मतलब अगर फंक्शन एंड भी हो जाता है तो उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या करता है, अपने पास सेव कर लेता है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, और ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम फंक्शन दे आर डिक्लेयर एंड देयर नेम रिमेन इंटैक्ट बिटवीन फंक्शन कॉल, कि अगर आप उसको फंक्शन एक्सेसिबल बना रहे हैं तो जो आपने उसकी डिक्लेयर नेम वैल्यू वहां पे डिफाइन करी है वो फंक्शन में क्या रहेगी, सेम रहेगी, या ये कह लो कि अपडेटेड हो जाएगी। कैन बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन एंड स्टैटिक डिक्लेरेशन आर रिजॉल्व ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। क्या मतलब है कि आप उसको इनिशियलाइज करवाते हैं जब भी आप फंक्शन बनाएंगे, लेकिन जो स्टैटिक की डिक्लेरेशन होती है वो आपके पास कब चलती है, कंपाइल टाइम के ऊपर चलती है। मतलब यहाँ पे देखो कि अगर मैं अपना कोड देखूं तो ये वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हो रही, वैल्यू कहाँ चेंज हो रही होगी, आपकी मेमोरी लोकेशन पे जाके चेंज हो रही होगी। सही है। आर कॉमनली यूज इन रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन से मुराद के जैसे कि अगर आप लूप्स वगैरह यूज करते हो तो क्या हो जाती है, वैल्यू वहाँ अपडेट हो जाती है। अगर आपको वही सेम चीज फंक्शंस के साथ करनी हो तो आप वहां पर स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ क्या कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं एज अ रिकर्सिव फंक्शन के तौर पे। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा।